फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक था कि भाई जैसे गब्बर ठाकुर से उसके हाथ मांग लेता है, वैसे गवर्नमेंट भी हमारे से टैक्स लेती रहती है। तो 31st के पहले देखिए, कुछ चीजें होती है जिसके कारण आप जो लीगली आपको टैक्स देना है वो तो खैर देना है, बट कई जगह ऐसा होता है कि वहाँ आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो जैसे ठाकुर को मदद की जरूरत पड़ी थी जय और वीरू की, तो हमारे यहाँ पे भी हम अगर यूज करें वो जय और वीरू, तो जय है कि भाई आपके पास विजडम है क्या, जैसे वो हमेशा जो बात करता था वो थोड़ी डीप रहती थी। तो वैसे ही वो चीजों का नॉलेज हमारे पास है क्या, वो विजडम है क्या जिससे हम प्रॉपर टैक्स बचा सकें। और दूसरा जो वीरू है वो है हिम्मत, कि हमारे अंदर वो करेज भी होना कि वो जो नॉलेज मिला है उसको हम अप्लाई कर सके। कई बार मैंने देखा है कि नॉलेज रहता है लेकिन टाइम पे हम अप्लाई नहीं कर पाते। तो ये दोनों चीजें अगर आपके पास रहेगी तो आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपना टैक्स बचा सकेंगे, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि मनी सेव्ड इज मनी अर्न। तो यहाँ जैसे मिक्स क्राउड है, कुछ लोग सैलरीड हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं। तो सैलरी वालों के पास थोड़ा ऑप्शन रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, बिजनेस वालों के पास ऑफ कोर्स कुछ ऑप्शंस ज्यादा रहते हैं टैक्स प्लानिंग के हिसाब से। तो हम वो सब चीजें कवर करेंगे, और अगर आप खुद अपना एग्जाम्पल्स या अपनी सिचुएशन अगर शेयर करना चाहेंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से आपकी प्लानिंग भी हो सकेगी, डिस्कशन भी हो सकेगा। तो ये क्यों छूट जाता है, जैसे अब ये टॉपिक का ध्यान मेरे को आया अभी लास्ट वीक में ही, जब मैंने अपने घर की जितनी फाइल्स थी इनकम टैक्स की, उसमें देखा कि प्रॉपर टैक्स प्लानिंग के हिसाब से मैंने सब चीज की है क्या। तो 3 फाइल में ऐसा निकला कि मैंने जो एटीसी का बेसिक इन्वेस्टमेंट का जो डिडक्शन लेना था, वो भी प्रॉपर उसमें शॉर्टफॉल था। तो जब हम लोग जो रोज इस फील्ड में बैठते हैं, अपना काम करते हैं, प्लान करते हैं, उनके यहाँ भी अगर लास्ट मोमेंट में अगर स्कोप बच सकता है, तो डेफिनेटली आप लोग जो अपने बिजनेस में या अपनी जॉब में लगे हो और डेली इस चीज को नहीं देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपके पास भी ये स्कोप रहेगा ही। तो सबसे पहले हम बेसिक वो देख लेते हैं प्रोविजंस की, कहाँ कहाँ पे टैक्स सेव हो सकता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या सैलरीड क्लास हो। पहले एक जनरल हम देख लेंगे, फिर अगर आप चाहेंगे तो कुछ स्पेसिफिक अपन डिस्कशन कर सकते हैं। और ये एक छोटा सा मेरे पास एक वीडियो भी है कि जिसमें ये समझाया गया है कि कंट्री को टैक्सेशन किस हिसाब से चलता है, रेपो रेट से क्या फर्क पड़ता है। वो भी एक बहुत अच्छे हमारे ट्रेनर हैं, उनका एक वीडियो है, तो आप वो भी देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि ये टैक्सेशन में जो चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं और आगे भी क्या होने वाला है। तो वहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मालूम है कि भाई अगर हम इनकम टैक्स का रिटर्न बनाते हैं तो एक फैमिली में हमने कोशिश करनी चाहिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स की हम रिटर्न फाइल कर सकें, उतना हमने करना चाहिए। अभी ये पहले का जैसा जमाना नहीं रहा कि एक ही जने के रिटर्न फाइल होने चाहिए। आपके रिटर्न, आपके वाइफ के रिटर्न, आपके बच्चे अगर मेजर हैं तो उनके रिटर्न, आपका एचयूएफ। कई बार मैंने देखा है कि लोग अपना एचयूएफ नहीं बनाते हैं, बनाया तो भी उसमें प्रॉपरली प्लानिंग नहीं करते। एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक पूरी फाइल आपके जैसे ही बन सकती है। अगर मैं महेंद्र कामत हूं तो महेंद्र कामत एचयूएफ एक इक्वली कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल बनता है, लीगल एंटिटी बनती है, और वो हर चीज कर सकता है जो इंडिविजुअल करता है। तो उसकी भी एक बेसिक लिमिट रहती है, अगर 5 लाख 7 लाख जो भी आप समझते हैं, जो इनकम टैक्स की लिमिट रहती है जहां पे टैक्स नहीं लगता, तो वो इंडिविजुअल का भी रहता है, एचयूएफ का भी रहता है। और जो 1.5 लाख की लिमिट या 50,000 की लिमिट जो भी रहती है एटीसी की, या जो भी
एनपीएस की, वो दोनों को मिलती है। तो अगर आप अपने फैमिली में ही अगर प्रॉपर, सबसे पहले तो ये देखिए कि जितने मेंबर हैं उनके सबके रिटर्न फाइल होते हैं क्या, सबसे पहले। प्लस जितने मेल मेंबर हैं जो शादीशुदा हैं, उनका एचयूएफ बना है क्या। अगर इतना भी आप कर लोगे तो आपके फैमिली में ही इतनी सारी फाइल बन सकती है जिसमें आपका बहुत सारा टैक्स प्लानिंग हो सकता है। तो ये चीज थोड़ा सा सबसे पहले आप ध्यान दीजिए। उसके बाद वो फाइल्स में क्या करना, तो आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। ये इतनी तरीके के टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हो। ये ज्यादातर हमको मालूम भी है। एटीसी जहाँ पे 1.5 लाख का, पहले आप ये चेक कर लीजिए कि हर फाइल में आपने 1.5 लाख की सेविंग कर ली है क्या, और उसमें क्या क्या कवर होता है आपको भी मालूम है। आप लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी निकालते हो, उसमें डिडक्शन मिलता है। आप पीपीएफ जो भरते हो उसमें मिलता है। सुकन्या समृद्धि, अगर आपके घर में बिटिया है उसका अकाउंट खोला है तो उसका डिडक्शन मिलता है। अगर म्यूचुअल फंड के ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम आती है जिसमें 3 साल का लॉक इन रहता है, उसमें भी आपको एटीसी का डिडक्शन मिलता है। कुछ फिक्स डिपॉजिट रहते हैं जो 5 साल के रहते हैं, जो टैक्स सेविंग के ही रहते हैं, उस वो अगर आपने किया है तो उसका डिडक्शन मिलता है। आपके बच्चों के लिए अगर आपने ट्यूशन फी पे की है उसका आप डिडक्शन ले सकते हो। यूनिट लिंक प्लान लिया है तो उसका डिडक्शन ले सकते हो। तो ये सब चीजें एक बार टोटल मार के देख लीजिए कि आपके 1.5 लाख की लिमिट कवर होती है क्या, आपके इंडिविजुअल फाइल में भी, आपके स्पाउस की फाइल में भी, और जो मेल मेंबर है उनका अगर एचयूएफ है तो उनका भी। इवन अगर हमारे घर में हमारे सीनियर सिटीजन है, फादर है, मदर है, अगर वो बिजनेस में नहीं भी है तो भी आप उनका रिटर्न फाइल कर सकते हो। उनको कुछ ना कुछ इनकम दिखा सकते हो, और उनको तो लिमिट्स भी ज्यादा रहती है हर चीज की। तो ये थोड़ा सा साल के एंड में अभी अपन बैठे हैं, लेकिन अभी भी आप देख लीजिए, और आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ या टैक्स प्लानर के साथ या इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के साथ बैठ के साल के शुरुआत में ही, अप्रैल महीने में ही आपका ये प्लानिंग हो जाना चाहिए कि हमारे घर में कितनी फाइल है, उसमें हम कितना कितना इनकम दिखाएंगे, और कितना टैक्स भरेंगे ये, और कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये अगर आपने साल के शुरुआत में अप्रैल में ही कर लिया तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी प्लानिंग भी होती है, और लास्ट मोमेंट में जो भागा दौड़ी होती है या अननेसेसरी का जो टैक्सेशन अपने ऊपर आता है वो आप सेव कर सकते हो। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो आप कर सकते हो, इसमें ये 2-3 और भी हैं। अगर आप पेंशन फंड में या अटल पेंशन योजना वगैरह में भी डालते हैं तो भी वो 1.5 लाख की लिमिट में आता है। इसके अलावा एक अलग से सेक्शन है जिसमें अगर आप एनपीएस का अकाउंट खोलते हो, नेशनल पेंशन स्कीम, तो उसमें एडिशनल ये 1.5 लाख के ऊपर आपको 50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिलता है। ये कई बार लोगों को मालूम नहीं रहता है, और इसके कारण वो उसका फायदा नहीं उठा सकते। मान लो सपोज एक 30 साल 40 साल का बंदा है या बंदी है, तो आप 1.5 लाख के अलावा और 50,000, यानी अगर आपका स्लैब 20% भी आता है तो सीधा सीधा 10,000 आपका टैक्स इसमें बचता है। तो हर एक जने ने, और इसके लिए आपको कोई कंसल्टेंट की या किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा अपने नेट पे जाइए, वहां पे एनपीएस डालिए, वो खुद ही आपका अकाउंट ओपन कर देगा, आपके बैंक के साथ कनेक्ट कर देगा। वहां पे 8 अलग अलग जो फंड जो इसको मैनेज करते हैं वो दिए हुए हैं, बैंकर्स दिए हुए हैं, जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, कोटक है, एलआईसी है। ऐसे 8 अलग अलग एंटिटी दी है, जहां आपको कंफर्टेबल है आप उसमें अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और साल के 50,000 या महीने के 4,000 का ईसीएस ऐसा करके रख दिया तो एक एडिशनल आपको एक 50,000 का डिडक्शन भी मिलता है, और आपका एक पेंशन फंड भी जमा होता है। यानी अगर आपने 20 साल वो किया तो एक 10 लाख रुपए आप वो अलग निकालते हो, जिसमें रिटर्न आपको 10 से 11% का आराम से मिलता है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें 2/3 मनी आप एट द टाइम ऑफ योर पेंशन
65 साल के एज में आप इसको विड्रॉ कर सकते हो और वो टैक्स फ्री रहता है। या तो आप चाहो तो 100% अमाउंट पे पेंशन ले सकते हो, या तो 2/3 को निकाल लो और 1/3 पे पेंशन ले लो, दोनों आपके पास चॉइस रहती है। तो जिन लोगों ने भी ये दो चीज ध्यान रखी है, जिनके घर में इनकम आती है और टैक्सेशन का प्रॉब्लम है, बिजनेस वाले मेनली, तो इवन जो सैलरीड क्लास है वो अगर अपनी एचयूएफ बना के, उनके आपके अगर एफडीज वगैरह हैं, आप एचयूएफ में ट्रांसफर करके एफडीज उसमें ओपन करिए, ताकि कम से कम जो एफडी का इंटरेस्ट आपके इसमें लग रहा है टैक्सेशन में, वो कम से कम आपका सेव हो सकता है। तो ये तरीके से आप प्लान करो, और जितना भी आपका एक इंडिविजुअल अकाउंट है उसमें सब में एनपीएस, जितने भी यंग लोग हैं उनका अकाउंट खुलना चाहिए। तो ये चीज दूसरी चीज है जो ध्यान रखिए। मेडिकल कवर, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और मेडिकल एक्सपेंसेस, इसमें गवर्नमेंट ने 50,000 तक की आपको छूट दी हुई है। तो प्रॉपर मेडिक्लेम करिए उसमें। कम सिर्फ करने के लिए मैंने देखा है कई बार लोग मेडिक्लेम कर लेते हैं 2 लाख का, 3 लाख का, जबकि कुछ नहीं मिलता है उसमें। प्रॉपर अपना एक 10 लाख का आपका मेडिक्लेम कम से कम आप करिए, और पूरा आपको खर्चा डिडक्शन करके मिलता है। और सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख तक का डिडक्शन है। तो ये सब चीजें आपने करके रखनी चाहिए। अगर कोई आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी आपका डिपेंडेंट है, तो उसके लिए एक अलग से आपको डिडक्शन है कि आपकी नॉर्मल डिसेबिलिटी है या सीवियर है, उसके हिसाब से भी 75,000 से लेके 1.25 लाख तक का डिडक्शन आपको मिलता है। और वो दोनों इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों में मिलता है। तो ये चीज भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। इसके अलावा मेजर एक चीज हो सकती है कि जो लोगों को, ये सब मैंने आपको स्लाइड में दिया है, आप देख सकते हैं। इंटरेस्ट अगर आपने पे किया है हाउसिंग लोन पे, वो आपको मिलता है। लेकिन उसमें वो कौन से पीरियड में अगर हो रहा है उस पे है। अदरवाइज वो तो अभी डायरेक्टली 2 लाख रुपए तक इनकम में से ही माइनस करना शुरू कर दिया है। मेन एक चीज छूट जाती है, कई बार हम चैरिटी करते हैं, लोगों को डोनेशन देते हैं, लेकिन अगर वो जिसको आपने डोनेशन दिया है वो ऑर्गेनाइजेशन या वो इंस्टीट्यूशन एटीजी में कवर होती है, तो आपको 50% ऑफ जो डोनेटेड अमाउंट है उसका भी डिडक्शन मिलता है। तो थोड़ा सा देखिए, अगर आपने साल में कुछ चैरिटी की है तो अगर उसमें एटीजी का डिडक्शन अगर आपने नहीं लिया है तो वो भी ले सकते हैं आप। हाउस रेंट पे आपको डिडक्शन मिलता है। इवन आपके सेविंग अकाउंट में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें 10,000 तक का इंटरेस्ट में आपको आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो और सीनियर सिटीजन में 50,000 तक के भरने की जरूरत नहीं है। तो ये सब डिडक्शंस थोड़ा सा एक बार लगे तो आपको जिसको भी चाहिए तो आप थोड़ा हमारे को ये डाल दीजिएगा कि मेरे को ये स्लाइड की जरूरत है, तो ये दोनों स्लाइड में एक बार आपको भेज दूंगा। तो कम से कम आप 31 के पहले चेक कर लीजिए कि ये सब डिडक्शन मैंने अवेल कर लिए हैं क्या, या मेरे ध्यान में है कि नहीं है। तो अगर ये आपके ध्यान में अगर आ जाते हैं और आप इसका डिडक्शन लेते हैं और कुछ चीजें छूट गई है, तो वो आप ध्यान रख सकते हो कि इसका मुझे अपने प्रोविजन जब भी अपने सीए को, या जब भी मैं खुद अपना रिटर्न फाइल करूं, तो मैं इस चीज का ध्यान रखूं। एक चीज और आपने ध्यान रखना है, आजकल हम सब लोग शेयर ट्रेडिंग बहुत कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड की ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो उसमें कई बार हमको प्रॉफिट हुआ रहता है, और उस पे कैपिटल गेन आता है। कैपिटल गेन आपको मालूम है कि अगर शॉर्ट टर्म गेन है तो 15% का टैक्स है, और अगर लॉन्ग टर्म गेन है तो 1 लाख तक टैक्स नहीं है, लेकिन उसके ऊपर 10% का टैक्स लगता है। तो आप ये देखिए कि अगर आपके इसमें इस साल में आपको कैपिटल गेन आ रहा है और टैक्स भरना पड़ रहा है, तो कुछ स्क्रिप्ट या कुछ म्यूचुअल फंड अगर ऐसे हैं जो आपके लॉस वाले हैं, जिसमें लॉस है, कई बार होता है ऐसा, तो आप अगर उसको सेल करके लॉस बुक कर लेंगे, और इमीडिएटली अगर आपको मान लो उस म्यूचुअल फंड में रहना भी है, तो इमीडिएटली आप उसको परचेस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप ये ट्रांजेक्शन करेंगे, आपका वो लॉस आपके प्रॉफिट के साथ में सेट ऑफ हो जाएगा और आपको टैक्स कम लगेगा। तो ये भी अपने एडवाइजर से थोड़ा सा एक बार आप डिस्कस कर सकते हैं। जहाँ पे आपका जो कैपिटल गेन जो आपका बना हुआ है उसको, और ये सब आपको 31 के पहले करना है।
क्योंकि उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। तो 31 मार्च के पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए और इस टाइप की प्लानिंग कर लीजिए। तो इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, ताकि हम फिर नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएं। किसी को भी अगर कुछ सवाल है तो अपने अपने आप को अनम्यूट करके वो सवाल पूछ सकता है, तो हम यहीं पे उसका जवाब दे सकते हैं। क्लियर है? मुझे लगता है या तो सबको सब क्लियर है या तो कुछ भी क्लियर नहीं है। तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि आपको क्लियर है। ठीक है, तो मैं अब आपको एक बहुत ही बढ़िया आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, जो एक रंजन नगर कट्टे सर करके बहुत बड़े कोच हैं, जो मुंबई में रहते हैं और ऑल इंडिया में वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स को एडवाइस करते हैं इस चीज पे। और उनका एक सेशन का एक वीडियो है मेरे पास, जिसमें उन्होंने रेपो रेट, टैक्सेशन और वो आगे कैसे ये टैक्सेशन बढ़ रहा है उस बारे में बहुत ही सुंदर उन्होंने बताया था। तो मुझे लगा कि अपने इन्वेस्टर्स को ये शेयर करना चाहिए। तो आप देखिए इसको। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है? अगर नहीं आ रहा होगा तो बताइएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सिंस इंडिपेंडेंस इंडियंस कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब देश गरीब रहता है, इन्वेस्टमेंट पैटर्न अलग रहता है। जब देश डेवलप हो जाता है, इन्वेस्टमेंट पैटर्न अलग रहता है। फर्स्ट पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडियंस कहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे सिंस इंडिपेंडेंस। एंड सेकेंड पार्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आई एम ऑफ द ओपिनियन एज एन इन्वेस्टर हम कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, हम एसआईपी में कर सकते हैं, हम एलआईसी में कर सकते हैं, हम प्रॉपर्टी में कर सकते हैं। बट जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं, दो पॉइंट्स का हमको टेक केयर करना जरूरी है। एक होता है रेपो रेट, सेकेंड होता है टैक्सेशन। उसके बारे में आज मैं जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपना सेशन को शुरू करता हूं। फर्स्ट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियंस कहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे पोस्ट इंडिपेंडेंस। इंडियंस नॉर्मली दो तरह के एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। एक होता है फिजिकल एसेट्स और एक होता है फाइनेंशियल एसेट्स। फिजिकल मतलब जो हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम जमा कर सकते हैं, उसे फिजिकल कहते हैं। तो इंडिया में घर, गोल्ड, कार, ये सब फिजिकल एसेट्स होता है। तो जैसे फिजिकल होता है, वैसे एक और तरह का एसेट्स होता है, दैट इज फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स आर इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते, बट वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो हमको अच्छा रिटर्न्स देता है। और इंडिया में फाइनेंशियल एसेट है वो तीन तरह का है। फर्स्ट टाइप में होता है जो रेपो रेट कनेक्टेड होता है। रिपीट, फर्स्ट टाइप ऑफ फाइनेंशियल एसेट वो रेपो रेट कनेक्टेड होता है, जैसे बैंक डिपॉजिट से, पीपीएफ है, एलआईसी इन्वेस्टमेंट से, जो रेपो रेट कनेक्टेड होता है। सेकेंड होता है जो शेयर मार्केट कनेक्टेड होता है। रिपीट, सेकेंड होता है जो शेयर मार्केट कनेक्टेड होता है। एंड थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इज एलआईसी। एलआईसी को इंश्योरेंस को थर्ड टाइप बोला जाता है। रिपीट, इंश्योरेंस को थर्ड टाइप बोला जाता है। फर्स्ट टाइप से भी कनेक्टेड नहीं है, थर्ड टाइप सेकेंड टाइप से भी कनेक्टेड नहीं है। वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो अच्छा रिटर्न देता है। आई रिपीट, फाइनेंशियल एसेट्स तीन टाइप का है। फर्स्ट टाइप है जो रेपो रेट कनेक्टेड है, सेकेंड टाइप है जो शेयर मार्केट कनेक्टेड है, एंड थर्ड टाइप है इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस को थर्ड टाइप क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो ना ही फर्स्ट टाइप से डिपेंडेंट है, ना ही सेकेंड टाइप से डिपेंडेंट है। वो एक तरह का एसेट है जो अच्छा डिसेंट रिटर्न देता है। इंडियन जो है वो फिजिकल एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडियन जो है वो फाइनेंशियल एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं सिंस इंडिपेंडेंस इंडियंस कहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ इंडिया एक यंग इकोनॉमी है, एंड हमको इंडिया को तीन अलग अलग फेजेस में डिवाइड करना है। फर्स्ट फेज था इंडिया का फ्रॉम 1947 टू 1991। आई रिपीट, फर्स्ट फेज इंडिया का था फ्रॉम 1947 टू 1991। इस फेज में इंडिया एक गरीब देश था। बिकॉज इंडिया एक गरीब देश था, लोगों के पास खरीदने की ताकत नहीं थी, एंड बिकॉज लोगों के पास खरीदने की ताकत नहीं थी, इंडिया के लोग कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। ना फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट हो रहा था, ना ही फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट हो रहा था। और फर्स्ट फेज में
भारत एक ग्रुप में, इंडिया एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज को बिलोंग करता था। उस ग्रुप का नाम था G77। पूरे वर्ल्ड में दो ही ग्रुप्स थे फर्स्ट फेज में। एक था डेवलप देशों का ग्रुप जिसे G7 कहते थे, एक था गरीब देशों का ग्रुप जिसको G77 कहते थे, और इंडिया G77 में इंक्लूडेड था क्योंकि इंडिया एक गरीब देश था। देन फ्रेंड्स सेकेंड फेज शुरू हुआ फ्रॉम 1991 टू 8 नवंबर 2016। 1991 में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी ने, उन्होंने उस टाइम एक बढ़िया कॉन्सेप्ट लाया, एलपीजी कॉन्सेप्ट, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसके कारण इंडिया में बाहर से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ। एंड बिकॉज बाहर से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ, इंडिया में बिजनेस इनकम में इंक्रीज होना शुरू हुआ, सैलरी इनकम में इंक्रीज होना शुरू हुआ। एंड बिकॉज इनकम में इंक्रीज होना शुरू हुआ, इंडियंस ने इन्वेस्ट करना शुरू किया। आई रिपीट, इंडियंस ने इन्वेस्ट करना शुरू किया। बट आप सभी लोग मुझसे एग्री करोगे, उस टाइम जब इन्वेस्टमेंट हो रहा था, इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंट था आपके पास कौन सा टाइप ऑफ इनकम है। ब्लैक मनी इनकम होता तो इन्वेस्टमेंट पैटर्न अलग था, व्हाइट मनी इनकम होता तो इन्वेस्टमेंट पैटर्न अलग था। अब सभी लोग मुझसे एग्री करोगे, उस फेज में कॉन्सेप्ट था ब्लैक मनी व्हाइट मनी का। 50% ब्लैक मनी का बिजनेस जनरेट होता था, 50% व्हाइट मनी से बिजनेस जनरेट होता था। इन्वेस्टमेंट पैटर्न डिपेंडेंट था आपके पास कौन सा टाइप ऑफ इनकम है। ब्लैक मनी ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट पैटर्न अलग था, व्हाइट मनी ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट पैटर्न अलग था। इंडियंस, मेरा ओपिनियन है, सेकेंड फेज में इंडियंस फिजिकल एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्ट किया, फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम हुआ। फिजिकल में क्यों हुआ? क्योंकि ब्लैक मनी एक्सेप्ट हो रहा था, एक इमोशनल अपील था फिजिकल एसेट्स में, और फिजिकल एसेट्स का वैल्यू भी कम होने के कारण इंडियंस ने फिजिकल एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्ट किया। फाइनेंशियल एसेट जो रेपो रेट कनेक्टेड है, शेयर मार्केट कनेक्टेड है, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट है, उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ बट वॉल्यूम कम था। ये था सेकेंड फेज फ्रॉम 1991 टू 8 नवंबर 2016। अब सभी को पता है 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ। 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ। और डीमोनेटाइजेशन क्यों लाया गया? ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए। आप सभी लोग मुझसे एग्री करोगे, ओवरनाइट इंडिया में ब्लैक मनी कंट्रोल नहीं होगा। लास्ट 7 इयर्स में ब्लैक मनी कंट्रोल करने के लिए काफी सारा मेजर्स लिया गया हुआ है। तो अभी फ्रेंड्स फ्रॉम 8 नवंबर 2016 से थर्ड फेज शुरू हुआ, और थर्ड फेज मुझे लगता है नेक्स्ट 100 इयर्स तक रहेगा। इस थर्ड फेज में इंडिया कंप्लीटली व्हाइट मनी इकोनॉमी होगा। इंडिया बिकॉज व्हाइट मनी इकोनॉमी होगा, इन्वेस्टमेंट पैटर्न कंप्लीटली चेंज होगा। मेरा रिसर्च कहता है, वर्ल्ड रिसर्च, कि जब भी देश व्हाइट मनी इकोनॉमी होता है, इन्वेस्टमेंट पैटर्न कंप्लीटली चेंज होता है। इन्वेस्टर्स फिजिकल एसेट्स में उतने इन्वेस्ट नहीं करते, इन्वेस्टर्स टोटल ट्रांसफॉर्म होता है टू फाइनेंशियल एसेट्स। तो फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। एंड जैसे इंडिया डेवलप देश बनेगा, फाइनेंशियल एसेट जो रेपो रेट कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट है, शेयर मार्केट कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट है, एंड इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट है, इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। तो आने वाले फेज में फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कम होगा, फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। तो मैं जस्ट समराइज करता हूँ और एक आपको गुड न्यूज देता हूँ बिफोर आई समराइजिंग। इस फेज में, थर्ड फेज में, इंडिया वर्ल्ड का टॉप इकोनॉमी बनने वाला है। सेकेंड फेज में इंडिया को G20 के ग्रुप में एंट्री मिला था। सेकेंड फेज में इंडिया को एक और ग्रुप ब्रिक्स में एंट्री मिला था। थर्ड फेज में गुड न्यूज है, इंडिया वर्ल्ड का टॉप इकोनॉमी बनने वाला है। राइट नाउ इंडिया नंबर 5 है वर्ल्ड इकोनॉमी पे। 2000 नो साउंड। महेंद्र भाई आवाज नहीं आ रही है। इन्वेस्टर्स पूरा फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, फिजिकल में कम होगा। तो फ्रेंड्स मैं जस्ट समराइज करता हूँ। फर्स्ट फेज में इंडियंस कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि इंडियंस के पास परचेसिंग पावर नहीं था। सेकेंड फेज में इन्वेस्टर्स फिजिकल में ज्यादा कर रहे थे, फाइनेंशियल एसेट्स में कम कर रहे थे। थर्ड फेज में इंडियंस फाइनेंशियल में ज्यादा करेंगे, फिजिकल में कम करेंगे। तो ये था फर्स्ट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इंडियंस कहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे सिंस इंडिपेंडेंस। अभी हम सेकेंड पार्ट में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स है जो आपको अंडरस्टैंड करना है जब कभी भी आप इन्वेस्ट करते हो। आई ऐसे नो मेंटेन ट्रेनर, मेरा ओपिनियन है, ऐसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट मेरा ओपिनियन है, एज एन इन्वेस्टर आप कोई भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप
शेयर मार्केट में कर सकते हो, आप एसआईपी में कर सकते हो, आप एलआईसी में कर सकते हो, आप प्रॉपर्टी में कर सकते हो। बट जब भी इन्वेस्ट करोगे, दो चीजों का हमको टेक केयर करना है। एक होता है रेपो रेट और सेकेंड होता है टैक्सेशन। तो ये दोनों पॉइंट्स का मैं इन डेप्थ जानकारी देने वाला हूँ। फ्रेंड्स, रेपो रेट आप सभी को पता रहेगा। रेपो रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेट है। जिस रेट से आरबीआई बैंक को शॉर्ट टर्म लोन्स देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। रिपीट, जिस रेट से आरबीआई बैंक को शॉर्ट टर्म लोन्स देते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट देश का करेक्ट इंटरेस्ट रेट बोला जाता है। रेपो रेट देश का करेक्ट इंटरेस्ट रेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि फिक्स डिपॉजिट रेट रेपो रेट के ऊपर डिपेंड है। इवन लोन रेट रेपो रेट के ऊपर डिपेंड है। नॉर्मली एफडी रेट रेपो रेट से 1% ज्यादा रहता है एंड लोन रेट नॉर्मली रेपो रेट से 3% ज्यादा रहता है। तो जैसा देश डेवलप होता है रेपो रेट डाउन होता है। आई रिपीट, जैसा देश डेवलप होता है रेपो रेट डाउन होता है। जब देश डेवलप होता है देश में इन्फ्लेशन रेट कम होता है, और जब देश में इन्फ्लेशन रेट कम हो जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट को कम करते हैं। एंड बिकॉज रेपो रेट कम होता है, एफडी रेट कम हो जाता है, लोन रेट कम हो जाता है एंड आरबीआई एंकरेज करती है इन्वेस्टर्स को लोन लेके इकोनॉमी में पंप करना है। आरबीआई एंकरेज करती है लोगों को स्पेंड करना है, विच रिजल्ट्स इनटू एन इंक्रीज ऑफ जीडीपी। अंडरस्टैंड कीजिए, जैसा देश डेवलप होता है रेपो रेट डाउन होता है। रेपो रेट कब वापस इंक्रीज होता है? जब देश में इन्फ्लेशन आ जाता है। और जब देश डेवलप होता है इन्फ्लेशन सिर्फ क्राइसिस के कारण आता है। रिपीट, जब देश डेवलप होता है इन्फ्लेशन सिर्फ क्राइसिस के कारण आता है। वर्ल्ड क्राइसिस रहेगा तो इन्फ्लेशन आ जाता है एंड बिकॉज इन्फ्लेशन आ जाता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को वापस इंक्रीज करते हैं। तो नॉर्मली जब देश डेवलप हो रहा है रेपो रेट डाउन होता है। सिर्फ देश में कुछ क्राइसिस आता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज होने के कारण रेपो रेट इंक्रीज होता है। तो मैंने ना आपको स्क्रीन पे इंडिया का रेपो रेट का हिस्ट्री दिया हुआ है। इन द ईयर 2000 इंडिया का रेपो रेट था 14.5। 2011 में डाउन होके 8.5 हो गया। 2015 में रेपो रेट 8% हो गया था। 2016 में 6.5, 2018 में 6%, 2019 में 5.15 और 2020 बिफोर द स्टार्ट ऑफ कोविड इंडिया का रेपो रेट 4% हो गया था। इनफैक्ट जैसे देश डेवलप हो रहा था इंडिया का रेपो रेट डाउन हो रहा था। एंड बिकॉज रेपो रेट डाउन हो रहा था इंडिया में एफडी रेट भी डाउन हो रहा था, इंडिया में पेंशन रेट भी डाउन हो रहा था, इंडिया में लोन रेट भी डाउन हो रहा था। बट लास्ट 2 इयर्स में बिकॉज ऑफ क्राइसिस, फर्स्ट क्राइसिस था कोविड पैंडेमिक क्राइसिस, सेकेंड था यूक्रेन वॉर क्राइसिस, थर्ड था मिडिल ईस्ट क्राइसिस के कारण कोई कोई प्रोडक्ट में इन्फ्लेशन आ चुका है। इन्फ्लेशन कब आता है? जब सप्लाई डिमांड का मिसमैच रहता है, सप्लाई कम रहता है, डिमांड ज्यादा होने के कारण ना इन्फ्लेशन आ जाता है। कोई कोई प्रोडक्ट में इन्फ्लेशन आने के कारण, है ना, इंडिया कोई कोई प्रोडक्ट में इन्फ्लेशन आने के कारण इंडिया में इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो चुका है, पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो चुका है। पूरे वर्ल्ड में रेपो रेट को हर कंट्री ने इंक्रीज किया हुआ है और इंडिया में लास्ट 2 साल में रेपो रेट वापस से 6.5 हो गया है। तो जो इंक्रीज हुआ है ये टेम्पररी बेसिस पे हुआ है। आई रिपीट, जो इंक्रीज हुआ है ये टेम्पररी बेसिस पे हुआ है। जैसे वर्ल्ड में क्राइसिस खत्म हो जाएगी, जैसा वर्ल्ड नॉर्मलाइज हो जाएगा, आई एम वेरी वेरी श्योर रेपो रेट वापस बैक टू 4% होगा। और मेरा रिसर्च कहता है 2030 में रेपो रेट 3% होगा, 2040 में रेपो रेट 2% होगा, 2050 में रेपो रेट 1.5% होगा और 2060 में इंडिया का रेपो रेट 1% होगा। फ्रेंड्स, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं हमको रेपो रेट को कंसिडर करना जरूरी है, क्योंकि हम पैसे को सपोज एक्यूमुलेट कर रहे हैं नेक्स्ट 20 इयर्स, और 20 इयर्स के बाद जो एक्यूमुलेटेड किया हुआ रकम जब हम पेंशन प्लान में डालेंगे, 20 साल डाउन द लाइन पेंशन रेट डाउन होगा, 20 साल डाउन द लाइन एफडी रेट डाउन होगा, 20 साल डाउन द लाइन फाइनेंशियल एसेट्स का रेट डाउन होगा। जिन्होंने 25 साल पहले इन्वेस्ट किया था उस टाइम 25 साल पहले एफडी रेट पेंशन रेट अराउंड डबल डिजिट में था, आज एफडी रेट पेंशन रेट सिंगल डिजिट है। तो सपोज आपने 25 साल में पैसे को एक्यूमुलेट किया रहेगा एंड आज आपने पेंशन प्लान में डाला होगा तो पेंशन रेट डाउन होगा, आपका एफडी रेट डाउन होगा। ये सेम स्टोरी 25 इयर्स डाउन द लाइन होगा। सपोज आज हम पैसे को एक्यूमुलेट करते हैं नेक्स्ट 25 इयर्स में, 25 इयर्स डाउन द लाइन हमारा रेपो रेट डाउन होने के कारण एफडी पेंशन रेट डाउन होगा। तो एज एन इन्वेस्टर हमको हमेशा रेपो रेट का कंसिडरेशन करना बहुत जरूरी है। एंड मुझे लगता है आज के दिन में
कोई आपको कंपनी गारंटीड प्रोडक्ट दे रही है, गारंटीड रिटर्न्स का प्रोडक्ट, उसमें इन्वेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि जब प्रोडक्ट गारंटी रिटर्न देता है इसका मतलब है वो प्रोडक्ट आज का रेपो रेट फ्यूचर के लिए लॉक कर, आई रिपीट, प्रोडक्ट आज का रेपो रेट फ्यूचर के लिए लॉक कर रहा है। इंडिया में रेपो रेट डेफिनेटली डाउन होने वाला है। जो मैंने बताया था कि 2030 में रेपो रेट 3% हो सकता है, 2040 में रेपो रेट 2% हो सकता है, 2050 में रेपो रेट 1.5% हो सकता है, 2060 में रेपो रेट 1% हो सकता है। ये मैंने क्यों बोला है? डिपेंडिंग अपॉन माई ग्लोबल नॉलेज, वर्ल्ड का नॉलेज। अभी मैं आपको है ना नेक्स्ट स्लाइड में वर्ल्ड का रेपो रेट के बारे में जानकारी देता हूँ। जितने भी वर्ल्ड के डेवलप कंट्रीज है, आपने सुना रहेगा एक ग्रुप है G20, जिसमें वर्ल्ड के टॉप डेवलप कंट्रीज आते हैं। मोस्ट ऑफ द G20 कंट्रीज का रेपो रेट देखोगे, बिफोर कोविड रेपो रेट वाज लेस देन 1, एंड अभी बिकॉज ऑफ द क्राइसिस सभी कंट्रीज का रेपो रेट जरा इंक्रीज हुआ है, बट बिफोर 2020 इट वाज लेस देन 1। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बिफोर कोविड रेपो रेट 0% था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक जमाने में 1989 में इट यूज्ड टू बी 20% रेपो रेट। जैसे देश डेवलप हुआ यूएसए का रेपो रेट 0 तक पहुंच गया। चाइना का रेपो रेट अराउंड 3.85 था। जापान का रेपो रेट नेगेटिव में है। आपको पता रहेगा जापान में एफडी रखना है तो सर्विस चार्ज देना होता है। जापान में हाउसिंग लोन 0.85% है, और जापान है ना, इन 1979 जापान रेट वाज अराउंड 9%। अभी जापान का रेट माइनस हो गया। यूके एक जमाने में रेट था 17%, आज उनका रेट अराउंड 0% हो गया था बाय 2020। व्हाट डज दिस टेबल इंडिकेट? जैसा देश डेवलप हो रहा है रेपो रेट गिरता है। जितने भी डेवलप कंट्रीज थे सभी का रेपो रेट लेस देन 1 हो गया था। इंडिया का भी गोइंग फॉरवर्ड रेपो रेट कम होगा, लेस देन 1 नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन का एडवांटेज भी है, इंडिया का पॉपुलेशन का डिसएडवांटेज भी है। जब पॉपुलेशन ज्यादा होता है देश में गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। बिकॉज गरीबी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, इंडिया का रेपो रेट माइनस में नहीं जाएगा, इंडिया का रेपो रेट डेफिनेटली 1% होगा। तो मेरा ऐसा मैसेज है फ्रेंड्स, जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं हमारा एटलीस्ट 35% ऑफ इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट हमारा गारंटेड इनकम प्लान्स में होना चाहिए। सो दैट हम क्या कर रहे हैं, आज का रेपो रेट फ्यूचर के लॉक कर रहे हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब देश डेवलप हो रहा है आज का रेपो रेट फ्यूचर के लिए लॉक करना बहुत जरूरी है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था जो हमको टेक केयर करना जरूरी है, विच इज रेपो रेट। तो मेरा जस्ट समराइज करता हूँ, रेपो रेट आरबीआई का रेट है, उसे देश का करेक्ट रेट बोला जाता है। एफडी एंड लोन रेट रेपो रेट के ऊपर डिपेंड है। एफडी रेट नॉर्मली रेपो रेट से 1% ज्यादा एंड लोन रेट नॉर्मली रेपो रेट से 3% ज्यादा। आज जब आप गारंटीड इनकम प्लान्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आज आज आप क्या कर रहे हो, आज का रेपो रेट फ्यूचर के लिए लॉक कर रहे हो। तो ये फर्स्ट पॉइंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच वाज द रेपो रेट। जैसा रेपो रेट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ऐसे सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैक्सेशन। टैक्सेशन आपको कंसीडर करना जरूरी है जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपने देखा रहेगा इंडिया में काफी सारा प्रोडक्ट्स टैक्सेबल हो चुका है। इनफैक्ट लास्ट 5 इयर्स में इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स टैक्सेबल हो चुका है। इंडिया में 90% ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है। इंडिया में गिने चुने इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री है। आज इंडिया में गिने चुने इन्वेस्टमेंट कौन कौन से टैक्स फ्री है? एक पीपीएफ है जो टैक्स फ्री है, एक LIC इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट है लेस देन 5 लाख प्रीमियम, आई रिपीट लेस देन 5 लाख प्रीमियम और टैक्स फ्री है। आज सुकन्या समृद्धि स्कीम है और टैक्स फ्री है। आज एनपीएस का कॉर्पस टैक्स फ्री है। आज रिवर्स मॉर्गेज के सीनियर सिटीजन को इनकम स्कीम है, वो एक टैक्स फ्री है। इंडिया में 90% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है। इंडिया में से गिने चुने इन्वेस्टमेंट आज इंडिया में टैक्स फ्री है। तो जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं हमको हमेशा हमारे रिटर्न्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक होता है प्री टैक्स रेट और एक होता है पोस्ट टैक्स रेट। प्री टैक्स का मतलब है इनकम टैक्स डिडक्ट होने के पहले, पोस्ट टैक्स का मतलब है इनकम टैक्स डिडक्ट होने के बाद। तो जब भी हम रिटर्न्स को इवेल्युएट करते हैं रिटर्न्स को हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड करना है, प्री टैक्स पोस्ट टैक्स। आज जो SIP का रिटर्न्स है वो पोस्ट टैक्स नहीं होता है, वो प्री टैक्स होता है। SIP के रिटर्न्स में टैक्स लगेगा। आज शेयर मार्केट का रिटर्न्स प्री टैक्स नहीं होता है, वो पोस्ट टैक्स नहीं होता है, वो प्री टैक्स होता है, उसमें भी आपको टैक्स लगेगा। वैसे प्रॉपर्टी का रिटर्न्स प्री टैक्स होता है, पोस्ट टैक्स नहीं होता है। इवन FD का रिटर्न्स प्री टैक्स होता है, पोस्ट टैक्स नहीं होता है। जो रिटर्न टैक्स फ्री होता है
वो ऑलरेडी पोस्ट टैक्स होता है, क्योंकि उसमें और टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो इंडिया में आने वाले दिनों में, रिपीट, इंडिया में आने वाले दिनों में एवरी इन्वेस्टमेंट टैक्सेबल होगा। जो टैक्स फ्री रहेगा वो भी इंडिया में आने वाले दिनों में टैक्सेबल होगा। इंडिया में लास्ट 5 इयर्स में काफी सारा चीज जो टैक्स फ्री हुआ करता था वो टैक्सेबल हो गया है। 2018 के बजट में एसआईपी जो इक्विटी फंड्स लॉन्ग टर्म टैक्स फ्री हुआ करता था उसे टैक्सेबल कर दिया 2018 के बजट में। 2020 के बजट में जो शेयर मार्केट का डिविडेंड मिलता था उसको भी टैक्सेबल कर दिया। 2021 में यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान का जो रिटर्न्स है अबाउट 2.5 लाख प्रीमियम उसको भी टैक्सेबल कर दिया। ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है अबाउट 2.5 लाख उसको भी 2021 बजट में टैक्सेबल कर दिया। 2023 के बजट में जो इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट है अबाउ 5 लाख प्रीमियम उसका रिटर्न्स को भी टैक्सेबल कर दिया। इंडिया में लास्ट 5 to 6 इयर्स इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री था उसको गवर्नमेंट ने टैक्सेबल कर दिया। आई एम वेरी श्योर, मेरा वर्ल्ड रिसर्च कहता है जैसा देश डेवलप होता है जितने भी टैक्स फ्री प्रोडक्ट हो जाता है वो टैक्सेबल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड आई एम वेरी श्योर आने वाले दिनों में इवन जो इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट अप टू 5 लाख प्रीमियम जो टैक्स फ्री है वो भी आने वाले दिनों में टैक्सेबल हो जाएगा। पीपीएफ जो आज टैक्स फ्री है वो भी आने वाले दिनों में टैक्सेबल हो जाएगा। इवन इंडिया में जितने भी इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री है वो आने वाले दिनों में टैक्सेबल होगा। इनफैक्ट मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है इंडिया में इनहेरिटेंस टैक्स आने वाला है। इनहेरिटेंस टैक्स मतलब जो हम नेक्स्ट जनरेशन को देंगे नेक्स्ट जनरेशन को भी टैक्स भरना पड़ेगा। ऑलरेडी इनहेरिटेंस टैक्स 28 डेवलप्ड कंट्रीज में आ चुका है। इंडिया एंड चाइना दो मात्र ऐसा कंट्री है जिसमें इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है। बट आई एम वेरी श्योर आने वाले दिनों में इंडिया में भी इनहेरिटेंस टैक्स आ जाएगा। इनहेरिटेंस टैक्स मतलब जो हम नेक्स्ट जनरेशन को देंगे नेक्स्ट जनरेशन को टैक्स भरना पड़ेगा। आज एडवांटेज है ना, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट का एक एडवांटेज है ना, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट का जो डेट क्लेम होता है वो टैक्स फ्री होता है। पर जब इनहेरिटेंस टैक्स आ जाएगा उस दिन के बाद जब भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी पे तो उनका डेट क्लेम टैक्सेबल होगा। इनफैक्ट इनहेरिटेंस टैक्स सभी प्रोडक्ट्स में आने वाला है एंड मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है 2026 या 2027 बजट में इंप्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड हो चुका है। इंडिया एंड चाइना एक दो कंट्री है जिसमें इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। आई एम वेरी श्योर इनहेरिटेंस टैक्स भी आ जाएगा। तो मैं क्या कम्युनिकेट कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि इंडिया में आने वाले दिनों में एवरी प्रोडक्ट का रिटर्न टैक्सेबल होगा। इंडिया में आने वाले दिनों में इवन इनहेरिटेंस टैक्स आ सकता है। तो जब आप इन्वेस्ट करते हो आपको ये टेक केयर करना है जो आपको रिटर्न्स मिल रहा है क्या वो प्री टैक्स है क्या वो पोस्ट टैक्स है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे, आप जस्ट उसमें नोटिस कीजिए फ्रेंड्स। उसमें मैंने बताया कि सपोज आपको कोई प्रोडक्ट पे 6% का रिटर्न्स मिलता है। आई रिपीट, सपोज आपको कोई प्रोडक्ट पे 6% का रिटर्न्स मिलता है, 6% पोस्ट टैक्स मिलना, आई रिपीट 6% पोस्ट टैक्स मिलना इज एज इक्वल टू मिलना 7.5 to 10% प्री टैक्स। सपोज आपको 6% टैक्स फ्री मिल रहा है, कोई प्रोडक्ट में 6% टैक्स फ्री मिलता है, 6% टैक्स फ्री मिलना इज एज गुड एज मिलना 7.5 to 10.5% टैक्सेबल रिटर्न। आप कोई टैक्सेबल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करोगे भले ही आपको 10% का रिटर्न मिलेगा पर टैक्स भरने के बाद रिटर्न 6% होगा। 6% टैक्स फ्री मिलना इज एज गुड एज मिलना 7.5 to 10% टैक्सेबल रिटर्न। मैंने ना एक आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। सपोज कस्टमर 20.8% के टैक्स स्लैब में 6% टैक्स फ्री मिलना उसके लिए एज गुड एज मिलना 7.59% टैक्सेबल रिटर्न। जो 31.2 के टैक्स स्लैब में 6% टैक्स फ्री मिलना उसे इट इज एज गुड एज मिलना 8.82%। जो 34.32 के टैक्स स्लैब में 6% टैक्स फ्री मिलना इज एज गुड एज मिलना 9.08%। जो 35.88 के टैक्स स्लैब में 6% टैक्स फ्री मिलना इज एज गुड एज मिलना 9.37%। जो 39 के टैक्स स्लैब में 6% टैक्स फ्री मिलना इज एज गुड एज मिलना 9.83%। और जो 42.74 के टैक्स स्लैब में 6% टैक्स फ्री मिलना इज एज गुड एज मिलना 10.52%। तो जैसा इंडिया में जैसे आप टैक्सेबल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करोगे भले ही आपको 10% मिलेगा बट टैक्स भरने के बाद आपको 6% होगा। राइट नाउ इंडिया में हर प्रोडक्ट में टैक्सेशन परसेंटेज अलग है। इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स अ यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम। आज इंडिया में सिलेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम है। आज इंडिया में हर प्रोडक्ट में टैक्सेशन सिस्टम अलग है। एंट्री में जब आप एंटर करोगे कब टैक्सेशन सिस्टम अलग है, जब एग्जिट करोगे
टैक्सेशन सिस्टम अलग है, बट इंडिया में यूनिफॉर्मिटी लाने वाले हैं। आई एम वेरी श्योर नेक्स्ट 2 years में इंडिया यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम इंप्लीमेंट करेगी। यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम का मतलब है कि जब भी आप एग्जिट करोगे कोई भी प्रोडक्ट में, जब भी आप एग्जिट करोगे तो जितना भी गेन्स है आपके इनकम में ऐड होगा, और इनकम जिस टैक्स स्लैब में रहेगा उतना टैक्स भरना पड़ेगा। आज राइट नाउ हर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पे सिलेक्टिव टैक्सेशन रेट है, बट आने वाले दिनों में इंडिया में यूनिफॉर्म टैक्सेशन रेट आ जाएगा। एंट्री में भी यूनिफॉर्म टैक्सेशन रेट रहेगा, एग्जिट में भी यूनिफॉर्म टैक्सेशन रेट रहेगा। ये अंडरस्टैंड करना है, जब आपको टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलता है 6% आपको टैक्स फ्री वर्क्स आउट टू अराउंड 7.5 to 10% टैक्सेबल। एक और चीज आपको अंडरस्टैंड करना है कि टैक्स रेट भी पूरे वर्ल्ड में इंक्रीज हो रहा है। इनफैक्ट जितने भी डेवलप कंट्रीज है वहां पे हाईएस्ट इनकम टैक्स स्लैब इज अराउंड 50%। इंडिया में भी आने वाले सालों में जो करेंट टैक्स स्लैब है वो 2-3% इंक्रीज हो सकता है। इनफैक्ट हाईएस्ट टैक्स स्लैब 50% को क्रॉस कर सकता है, बिकॉज जैसा देश डेवलप होता है तो देश में जितने भी सुपर HNI से उनको ज्यादा टैक्स भरना है तो कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज ग्रोथ। तो अंडरस्टैंड करो जितने भी वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज है उसमें हाईएस्ट टैक्स स्लैब मोर देन 50% है। तो सपोज आप कोई टैक्सेबल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो पॉसिबिलिटी है जो भी रिटर्न्स मिलेगा उसमें आपको ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आपको टेक केयर करना जरूरी है। तो मेरा ये आपको मैसेज है आज के सेशन में कि जब भी आप इन्वेस्ट करोगे 2 चीजों का टेक केयर करो। एक रेपो रेट, फ्यूचर रेपो रेट के बारे में कंसीडर करो जब भी आप इन्वेस्ट करोगे, एंड सेकंड टैक्स रेट के बारे में कंसीडर करो। हो सके तो ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करो जो आज टैक्स फ्री है एंड इट इज अंडर पर्टिकुलर सेक्शन। इफ इट इज अंडर पर्टिकुलर सेक्शन, फ्यूचर में भी जब सेक्शन चेंज होता है पुराने इन्वेस्टमेंट पे लागू नहीं होता है। जैसा इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 1010D में, तो इंश्योरेंस का जब रूल चेंज हो गया 2023 में कि अबव 5 लाख रिटर्न टैक्सेबल होगा, पुराने पॉलिसीज पे लागू नहीं हुआ। वैसे ही जब लेस देन 5 लाख प्रीमियम भी जब रूल चेंज होगा कि लेस देन 5 लाख भी टैक्सेबल होगा, एंड इनहेरिटेंस टैक्स जब इंडिया में आएगा पुराने पॉलिसीज में लागू नहीं होगा। तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हो टैक्स फ्री में सेक्शन अंडरस्टैंड करना जरूरी है। फ्रेंड्स ये 2 पॉइंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वन इज रेपो रेट एंड सेकेंड इज टैक्सेशन। तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हो आपको रेपो रेट का भी टेक केयर करना जरूरी है, टैक्सेशन का भी टेक केयर करना जरूरी है। जस्ट एक मैसेज है फ्रेंड्स, इंश्योरेंस में अप टू 5 लाख प्रीमियम रिटर्न्स आर टैक्स फ्री। आई रिपीट, इंश्योरेंस में अप टू 5 लाख प्रीमियम रिटर्न्स आर टैक्स फ्री। मेरा ऐसा ओपिनियन है आने वाले बजट में अप टू 5 लाख वाला रूल भी निकल जाएगा, राइट फ्रॉम फर्स्ट रुपी रिटर्न टैक्सेबल हो सकता है। तो मेरा मैसेज है कि हो सके तो आने वाले दिनों में अप टू 5 लाख प्रीमियम इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इवन रिटर्न्स टैक्स फ्री है, इवन डेथ क्लेम टैक्स फ्री है। नाउ फ्रेंड्स एक लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं रेपो रेट एंड टैक्सेशन दोनों को रिलेट करूंगा। टॉपिक है पेंशन इनकम प्लानिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, स्पेशली फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग। ये कोच थे जिन्होंने रेपो रेट का अपने इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क पड़ता है, इंडिपेंडेंस से लेके आज तक हम किस टाइप के एसेट में इन्वेस्ट कर रहे थे, फिजिकल एसेट में क्यों करते थे ज्यादा, अब फाइनेंशियल एसेट की तरफ क्यों बढ़ गए पोस्ट कोरोना। आपको भी मालूम है कि शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट आया, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है। वो इसीलिए आया है क्योंकि एक नंबर की इकोनॉमी बढ़ रही है। तो इसके साथ ही उन्होंने टैक्सेशन का एंगल बताया कि स्लोली टैक्स और रिपो रेट जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं टैक्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस टाइप के आपका मिक्स होना चाहिए कि कहीं पे भी एक जगह, मेरा ऐसा मानना है कि एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट मत करिए। आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें सेफ प्रोडक्ट भी होने चाहिए, मार्केट लिंक भी होने चाहिए। जैसे अभी मार्केट में भी थोड़ा बहुत हलचल शुरू हुई थी तो अच्छा खासा डाउनफॉल भी देखने को मिला, तो उस टाइम आप यू शुड बी प्रिपेयर्ड विथ योर पोर्टफोलियो। हमारे जितने भी इन्वेस्टर हैं हम कोशिश करते हैं उनको कि ऐसा कोई भी स्पाइक आने के पहले वो तैयार रहें। मेनली जो रिटायरमेंट में है या रिटायरमेंट के पहले है उनका पोर्टफोलियो तो वैसे ही हम डी रिस्क करके रखते हैं। ज्यादातर पोर्टफोलियो उनको बैलेंस या बैलेंस एडवांटेज या फिक्स्ड इनकम वाले में पहले से ही हम करके रखते हैं।
लेकिन हर एक ने अपना पोर्टफोलियो इस टाइम पे थोड़ा सा देख लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन की आज ही डेट अनाउंस भी हो गई है। नागपुर में 19 अप्रैल को पोलिंग है, और वैसे ये पूरे देश का भी आया है। और अगर जो गवर्नमेंट जिस हिसाब से तैयारी कर रही है या कॉन्फिडेंट है कि इस बार 400 पार नहीं भी हुआ, 300 पार भी हुआ, तो अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी से और अच्छी मेजोरिटी से आएंगे, तो जितने भी लूप होल्स है या जो अनवांटेड टैक्सेशन की चीजें हैं जहां बेनिफिट जा रहे हैं, वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो भी बजट आएगा उसमें इमीडिएटली वो कर देंगे। और एक इन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, मुझे एक और चीज लगती है कि जो कैपिटल गेन है जो डेट पे पिछले बजट में उड़ा दिया था, अब डेट में कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपकी इनकम के साथ ऐड हो जाता है। बहुत बड़ी संभावना है कि इक्विटी में भी वो चीज लेके आ सकती है गवर्नमेंट। और जितना भी गेन होगा, अभी जो लॉन्ग टर्म गेन रहता है कि भैया 1 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर 10% लगेगा, लेकिन मुझे लगता है आगे जाके वो पूरा जितना भी आपका गेन होगा वो 100% आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। वैसे ही इंश्योरेंस में जो भी सब लिमिट डाली हुई है 5 लाख की, और यूनिट लिंक में 2.5 लाख की, वो भी खत्म हो जाएगी। तो जितनी भी चीजें हैं वो सब टैक्स के एंगल में आ जाएगी। तो इस टाइम आपका अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ के इन द व्यू ऑफ फ्यूचर कि भाई आगे अगर इस टाइप का चेंजेस आया आया क्या आ ही रहा है, इसमें कोई सिर्फ कब आएगा वो वाली बात है। जैसे ये ट्रेनर सर ने भी बताया कि पिछले 5 सालों से हर साल कोई ना कोई टैक्स फ्री जो इंस्ट्रूमेंट है उसको टैक्सेबल करती जा रही है गवर्नमेंट। तो कोई कारण नहीं है कि आगे जाके जो अभी बचे कुचे 2 4 हैं उनको भी नहीं करे। तो उस टाइम पे आपने फ्यूचर को सोचते हुए अपना प्लानिंग करना चाहिए। जैसे मैं हर बार एग्जांपल देता हूं कि वर्ल्ड के जो बेस्ट फुटबॉलर हम किसी का नाम गिनते हैं, तो वो रोनाल्डो या मेसी को गिना जाता है फॉरवर्ड में। वो क्यों गिना जाता है कि वो बहुत टाइम तक बॉल को लेके दौड़ते नहीं है। आप अगर उनका फुटबॉल देखो, दे ऑलवेज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सुरेश, तो दे आर ऑलवेज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, यानी जहां कहीं से बॉल मारते हैं और लास्ट मोमेंट पे वो या तो हेडर करते हैं या तो पैर लगाते हैं और वो बॉल गोल के अंदर जाती है। तो एज एन इन्वेस्टर भी हमको ये एस्टिमेट या अनुमान करना पड़ेगा कि फ्यूचर कहाँ जाएगा, और उस तरीके से हमने अपने आप को पोजीशनिंग करनी पड़ेगी ताकि हमको मैक्सिमम हमारा रिटर्न मैक्सिमाइज हो सके और रिस्क मिनिमाइज हो सके। तो फ्रेंड्स, ये मुद्दा था जो हमने शुरुआत की थी, वो ये की थी कि भाई आप अपने घर के हर फाइल में देख लीजिए कितने लोगों की आपकी फाइल है, किसते की नहीं है। कई बार अगर एचयूएफ नहीं है, अगर अपने वाइफ के इसमें आप नहीं फाइल कर रहे हैं, मेजर सन, डॉटर, सीनियर सिटीजन के रिटर्न आप नहीं भर रहे हैं अच्छे से, तो पहले उसको देखिए। दूसरा, हर फाइल में आपकी प्रॉपर इनकम और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट जो लिमिट्स हैं 1.5 लाख की, 50,000 के एनपीएस की, वो हर एक में कंप्लीट है क्या। अभी मार्च के पहले आप चेक कर लीजिए कि आपके हर फाइल में आपने ऑप्टिमाइज वो कर लिया है क्या। एंड थर्ड, अगर कैपिटल गेन है तो कुछ अगर आपके ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जहाँ पे कैपिटल लॉस आप बुक करके उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, तो आपका वो टैक्सेबल कम हो जाएगा। जिन लोगों ने एनपीएस अकाउंट नहीं खोला है, वो जो यंग जनरेशन है, उन्होंने एनपीएस अकाउंट तुरंत खोल दे हुए ताकि उनको एडिशनल 50,000 ईच ईयर का बेनिफिट मिल सके। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो 31 मार्च के पहले हमने देख लेना चाहिए। और इसी के साथ अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही बैठ के अपन ने नेक्स्ट ईयर की पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि मेरी इनकम कहाँ तक हो सकती है, मैं कहाँ तक सेविंग किस किस मोड से करूंगा, और कितना टैक्स भरूंगा। अगर आप ये चीजें प्लानिंग प्रॉपर करेंगे तो यू विल ऑप्टिमाइज योर इनकम, यू विल ऑप्टिमाइज योर वेल्थ, और कोई टेंशन लास्ट मोमेंट की नहीं आएगी। तो ये इतनी चीजें हम शेयर करना चाहते थे। अगर किसी को कोई
इसमें कमेंट करना है या कुछ पूछना है तो डेफिनेटली अपने आप को अनम्यूट करके वो बात। यस। और अगर सब चीजें समझ में आ गई है तो वी थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग वेल्थ इनसाइट टीम। ऐसे ही हम हर महीने कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ रिलेवेंट चीजें आपके लिए हम शेयर करें। आधे घंटे में 40 मिनट में कुछ अच्छे हमको ऐसे वीडियो मिले या कुछ जो आपके काम के हैं, जो आपका नॉलेज बढ़ाए, और ताकि आप एक इन्फॉर्म इन्वेस्टर बन सके और अपने आप के और अपने फैमिली की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सके। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। होप टू सी यू अगेन। थैंक यू।